नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश भारत स्किल्स में। तो ट्रेनीज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था भारत स्किल्स का आईटीआई सेकेंड ईयर का, वो था एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अनुमान एवं लागत। आज हम उस चैप्टर के जो भारत स्किल क्वेश्चन है वो हल करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। तो हमेशा की तरह ये जो हमारा वाला लेक्चर है ये भी आपको दो पार्ट में मिलेगा। ये उस वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है। इस पोर्शन में हम इसके जो थ्योरी पोर्शन है वो कवर करने का प्रयत्न करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा चैप्टर है एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये थोड़ा सा जो हमारा जो बाकी के 7 चैप्टर्स इसमें दिए हैं आईटीआई सेकेंड ईयर में, उनसे थोड़ा सा हटके हो जाता है। हटके इन द सेंस, इसमें मतलब बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं जो आदमी जो है, वैसे तो हम नॉर्मल लाइफ में जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग को बहुत फॉलो करते हैं, मगर जब हम बिल्कुल ही टेक्निकल लेवल में घुस के देखते हैं कि ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट क्या है, थोड़ा कई इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स दिए हैं जो हमने कभी नहीं सुना है, तो ये थोड़ा हमको टफ लगता है। मगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर है इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। जो आपके जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ना है तो किसी भी प्राइवेट पब्लिशर ने, मुझे नहीं लगता कि जो क्वेश्चन भारत स्किल पीडीएफ में दिए हैं उसके हिसाब से किसी ने उस हद तक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप जो निमी की बुक है उसको भारत स्किल से डाउनलोड करके अगर वहाँ से आप लोग पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। तो एस्टिमेशन क्या होता है, जनरली जब हम लोगों को कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बजट बनाते हैं कि मान लीजिए ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल इतने की आएगी, इतने लोगों का कंजप्शन है, तो मान लीजिए 8 बॉटल्स हमारी कोल्ड ड्रिंक की लग रही हैं, ठीक है। फिर पिज़्ज़ास इतने लग रहे हैं, तो ये सब लगा के हम एक एस्टिमेट बनाते हैं। या फिर जब शादी वगैरह भी होती है घर में कि हमारा लगभग इतना खर्चा आएगा, तो उसी तरह से जब हम कोई कंपनी में काम करते हैं या फिर और भी कई सारी प्रोसेस होते हैं कंपनी में, या फिर जब आप लोग कभी अपना कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन वाले हैं कि इतना हमको वायर चाहिए, तो वो वही सब है कि एस्टिमेट आपको कितना खर्चा हो उस चीज़ को लगेगा, वही सब इसमें दिया गया है, ठीक है। ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, कभी अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, 2-4 टर्म्स है, वही सब हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। और बाकी इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी तरह की, मान लीजिए जैसे आप लोगों ने बचपन में क्वेश्चंस करे होंगे कि अगर किसी रूम को पेंट करने की पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट इतनी है तो पूरे रूम को पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी, अगर पर वर्ग फुट के हिसाब से जो लेबर कॉस्ट है इतनी है तो पूरा काम कराने की लेबर, तो यही सब इस सब के न्यूमेरिकल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 221। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है मगर मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि हिंदी वालों को कुछ परेशानी ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221 है, व्हाट इज द अदर टर्म यूज फॉर रेफरेंस टेबल। देखिए, जो रेफरेंस टेबल होती है, आपको ये सारे क्वेश्चंस याद ही करने पड़ेंगे, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेबल, ठीक है। जो हमारे जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं कंपनी में, वो सब इंफॉर्मेशन टेबल कुछ को देख के ही जो सारे काम होते हैं आगे करते हैं। डिक्शनरी, बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, ये सब इंग्लिश के टर्म्स हैं। डिक्शनरी जो होती है आपको पता ही है, शब्द को जिसे बोलते हैं। बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं। आत्मकथा जिसे बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है। तो इनसे आपको कुछ मतलब नहीं है। अगले क्वेश्चन में कहता है, विच हैंडबुक रेफर्ड बाय मशीन इंजीनियर। देखिए, जो इंजीनियर होगा वो देखेगा मार्क स्टैंडर्ड, ठीक है। पैरी ये सब इससे कुछ मतलब नहीं है, आप याद कीजिए, विच हैंडबुक रेफर्ड बाय मशीन इंजीनियर। जो मशीन इंजीनियर होता है वो मार्क स्टैंडर्ड देखता है। अगले क्वेश्चन में कहता है, व्हाट इज अ हैंडबुक। हैंडबुक क्या होती है। देखिए, हैंडबुक क्या होती है, टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क और अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक हमारे पास जो हैंडबुक होती है उसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, इसका वो सब और भी सारे जो इंस्ट्रक्शन वो सब लिखे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं हैंडबुक। अगले क्वेश्चन में कहता है, विच स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर एस्टिमेशन। देखिए, ये कह रहा है अगर आपको किसी प्रोडक्ट का एस्टिमेशन करना है तो आप कौन से रेट्स को फॉलो करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, आपको कोल्ड ड्रिंक की बोतल का सिंपली लेके चल रहा हूँ, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक का बोतल का एस्टिमेट लेना है, ठीक है, कि इतना कोल्ड ड्रिंक का बोतल का खर्चा आएगा, तो आप जो अभी करंट मार्केट प्राइसेस चल रहे हैं,
ठीक है, उसी के हिसाब से तो एस्टिमेट बनाएंगे कि इतनी बॉटल्स हमारी लगनी है तो उसका उतना खर्चा आएगा। अब बाकी इसमें जो ऑप्शंस दिए उसमें ये दिया है कि पिछले साल का, जैसे पहले ऑप्शन में कहता है स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द लास्ट ईयर। अब पिछले साल कोल्ड ड्रिंक की रेट का बॉटल क्या था, उससे हमको क्या मतलब है एस्टिमेट का। पिछले 10 साल, अगले ऑप्शन में कह रहा है कि हम पिछले 10 साल का देखें। 10 साल के देखने की जरूरत क्या है, एवरेज ऑफ 5 साल देखने की भी जरूरत है। तो स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट क्या होता है हमारा एस्टिमेशन के लिए हम कंसिडर करते हैं, वो होता है कि करंट ईयर में उसकी वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट का। देखिए, एक बहुत नॉर्मली चीज आप हम लोग आम भाषा में भी बहुत यूज करते हैं कि डोंट अंडर एस्टिमेट माई पावर। जनरली हम लोग कहते हैं कि आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, जितनी हमारी वैल्यू है आप उससे हमको कम आंक रहे हैं। मान लीजिए आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, आपने उसमें जो खर्चा आपने माना कि 2,000 रुपये आएगा। ठीक है, आपने अंदाजा लगाया कि खर्चा उसमें 2,000 रुपये आएगा, मगर आपका जो खर्चा ओरिजिनली बैठा कितने का, 2,500 रुपये का बैठा। आपने लगाया था हिसाब कि 2,000 रुपये में पूरा इवेंट निपट जाएगा, मगर आपका खर्चा बैठ गया 2,500 रुपये। तो आपने क्या करा था, उस इवेंट को कम करके आंका था, तो उसी को हम बोलते हैं अंडर एस्टिमेट। ठीक है, अंडर एस्टिमेट के में क्या होगा, जो आपका जो एस्टिमेट है वो शॉर्ट फॉल हो जाएगा आपके एक्चुअल एस्टिमेट से। एक्चुअल एस्टिमेट को हम क्या बोल रहे हैं कि आपके उसमें कितने एक्चुअली पैसे लगने थे। जैसे 2,000 रुपये आपने सोचे, लगे कितने एक्चुअली 2,500 रुपये लगे, तो आपका एक्चुअल एस्टिमेट होना चाहिए था 2,500, मगर आपने उसको अंडरमाइन करा, अंडर एस्टिमेट करा 2,000 रुपये में। उसी तरह से अगर कोई इवेंट मान लीजिए आपका 2,500 रुपये में कंप्लीट होना था और आपने उसका अंदाजा लगाया कि 3,000 रुपये में कंप्लीट होगा, तो उसको हम बोल देंगे ओवर एस्टिमेट। ठीक हो गया, तो इसी का क्वेश्चन दिएगा आपको, और ये 2 क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज एन ओवर एस्टिमेट। देखिए, तो पहला ऑप्शन में कहता है व्हेन एन एस्टिमेट इज एक्सीडेड टू एक्चुअल एस्टिमेट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया कि जब कोई अपने एक्चुअल एस्टिमेट से ऊपर उठ जाए। खर्चा हुआ 2,000 का, आपने बजट बना लिया 2,500 का, ठीक, उसको बोल दिया ओवर एस्टिमेट। अब देखिए अगला क्वेश्चन में अंडर एस्टिमेट क्या होगा, एन एस्टिमेट इज फेल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल एस्टिमेट। एक्चुअल एस्टिमेट 2,500 रुपया खर्चा आया और आपने बजट लेके चले थे 2,000 का, तो उसको बोल देंगे अंडर एस्टिमेट। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस। देखिए, ये कुछ नहीं है, ये इसने आपको एस्टिमेशन की डेफिनेशन दे दी है। एस्टिमेशन क्या होता है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस, कि किसी जॉब और प्रोसेस में आपके कौन कौन से मटेरियल लगेंगे और उनका खर्चा क्या आएगा, उसी को हम बोलते हैं एस्टिमेशन। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहता है What is the main factor to be considered while preparing a detailed estimate? डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। तो वो होता है क्वालिटी, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल आपका कितना क्वांटिटी में है, उसकी मौजूदगी आपके आसपास है कि नहीं है, कितनी आसानी से उसको मिल सकता है, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी कितनी आएगी। ये सब हमको देखना पड़ता है जब हम कोई एस्टिमेट बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है विच अथॉरिटी पब्लिशेज शेड्यूल ऑफ रेट्स। देखिए, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वही हमारा क्या है, शेड्यूल करता है रेट्स को, कि कोई प्राइस कितने रेट का होगा, ठीक है, उसका कितने से ऊपर नहीं हो सकता, एक्सीड नहीं कर सकता, ये सब हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ अ बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। बहुत आजकल बहुत कॉमन टर्म्स है, आप लोग शॉप में आते होंगे तो आप लोग कहते होंगे कैटलॉग दे दीजिए मुझे। ठीक है, तो प्राइस कैटलॉग क्या होता है हमारा, ये सब कुछ नहीं होता, प्राइस बैंक, प्राइस बंच, ये सब फालतू की चीज़ें इसमें दी है, तो आप याद करिए इसका प्राइस कैटलॉग। प्राइस कैटलॉग क्या होता है, उसमें सारे आपके आइटम्स के कॉस्ट लिखी रहती है कि इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस इतना है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस कैटलॉग। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द टर्म फॉर द डिटेल्स ऑफ मटेरियल्स, ब्रांड नेम, ग्रेड ऑफ क्वालिटी, रेटिंग ऑफ करंट एंड वोल्टेज एक्सेट्रा। तो ये होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। जो आप लोग टेक्निकल ट्रेड से हैं, जैसे फिटर वाले हैं, वो जब फाइल सिंपल सा रेती जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसका अगर आप लोग स्पेसिफिकेशन लिखते हैं तो ये सब चीज़ें तो लिखते हैं हम लोग स्पेसिफिकेशन में,
कि उसको कौन सी ग्रेड का है, कौन से मटेरियल का है, ये सब उसके स्पेसिफिकेशन में आता है। उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन वाले हैं जो ट्रांसफॉर्मर वगैरह का स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें करंट वगैरह आता है। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया कि जो डिटेल होती है मटेरियल, ब्रांड नेम, ग्रेड ऑफ क्वालिटी, रेटिंग ऑफ करंट, वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। हम लोग ईडी क्यों पढ़ते हैं, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाले चैप्टर के हिसाब से फॉर एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया, जब आप लोगों ने ईडी पढ़ी होगी तो फर्स्ट ईयर में आपको कन्वेंशन सिखाए होंगे कि ग्लास के लिए ये सिंबल बनता है, वुड के लिए ये सिंबल बनता है। तो जब हम लोग डिटेल्ड कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं ईडी में तो उसमें हम मटेरियल भी लिखते हैं कि इस मटेरियल का बना है, कास्ट आयरन का अलग सिंबल है, एल्यूमिनियम का अलग सिंबल है, तो उन सिंबल से हम उसको बनाते हैं। तो ईडी का काम क्या है, एक तो हमको एस्टिमेट देता है और दूसरा जो काम कैसे होना है, जैसे फिटर वालों को डायग्राम मिलता है कि आपको इस तरह से जॉब प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया फॉर एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क्स। देखिए, जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी एक बुक होती है, उसको बोलते हैं हैंड बुक, जिसमें बेसिक से इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं। ठीक है, जो इंजीनियर्स अपने काम में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं हैंड बुक। विच वन इज रिलेटेड टू एस्टिमेशन ऑफ वर्क। अब देखिए, अगर आपको किसी चीज़ का एस्टिमेशन करना है कि इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, तो आपको उसका क्या चाहिए होगा, बिल ऑफ मटेरियल चाहिए होगा कि उसकी कॉस्ट कितनी है, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपका इस वर्क के लिए जो आपका चीज़ बननी है उसका प्राइस क्या आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। देखिए, पहला ऑप्शन कहता है सिर्फ रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वही जाके हमारी टोटल कॉस्ट बनती है। दूसरा ऑप्शन में कहता है कि सिर्फ जो मशीनिंग कॉस्ट हमारी आती है, ठीक है, किसी रॉ मटेरियल को हमने केवल मशीन कर दिया, उसी को हम टोटल कॉस्ट में गिनते हैं। तीसरा ऑप्शन में कहता है कि जो रॉ मटेरियल होता है और मशीनिंग होती है, दोनों रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड मशीनिंग कॉस्ट दोनों को ही हम टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में कहता है हु प्रिपेयर्स द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन। तो जो एस्टिमेशन की कॉस्ट प्रिपेयर करता है उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटर। ठीक है, बाकी इन सब लोगों के अपने अलग अलग काम होते हैं। ड्राफ्ट्समैन का अलग काम है, ऑपरेटर का काम है मशीन ऑपरेट करना, क्वालिटी इंस्पेक्टर क्वालिटी चेक करता है। ठीक है, 237 नंबर का क्वेश्चन में कहता है विच वन इज इंक्लूडेड इन मशीनिंग एस्टिमेशन शीट। देखिए, जो हमारी एस्टिमेशन शीट होगी मशीनिंग करने की, ठीक है, इसमें लिखा है कि जो मशीनिंग की हमारी एस्टिमेशन शीट बनेगी उसमें हमको इससे क्या मतलब है कि उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी है, उसकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितनी है। हमारी जो मशीनिंग एस्टिमेशन शीट होगी उसमें हमको मतलब होगा रॉ मटेरियल कॉस्ट से, सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है वही डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा मशीनिंग एस्टिमेशन शीट में। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल साइज ऑफ एल्यूमिनियम वायर यूज इन एस्टिमेशन। देखिए, ये होता है 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर। यहाँ से जो क्वेश्चन है ना 238 से, ये थोड़े ट्रेड स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके फिटर वालों के दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सिविल वालों के दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको कंप्यूटर वाले मिल जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो इन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 239 में कहता है व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एरिया ऑफ कंडक्टर फॉर 3.5 कोर्स ऑफ केबल। तो ये होता है 50 स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहता है विच वन इज द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट। तो जो डिटेल्ड एस्टिमेट हमारा होता है ये सबसे रिलायबल एस्टिमेट होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच IE रूल्स आर टू बी वेरीफाइड ऑन कंप्लीशन ऑफ वायरिंग ऑन एनी न्यू इंस्टॉलेशन। देखिए, जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, वायरमैन वाले हैं, अगर कुछ कहीं पर भी अगर आप जो वायरिंग है वो करते हैं तो किसके स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो होनी चाहिए IE रूल्स 1956 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट डिस्क्राइब्स द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द आइटम ऑफ वर्क। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, वर्कमैनशिप, मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, ये सब जो हमारा मटेरियल होता है उसका स्पेसिफिकेशन दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 243 में कह रहा है विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल। ये फिटर ट्रेड से स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो जो सल्फर होता है जब कास्ट आयरन में मिलता है तो उसको हार्ड एंड ब्रिटल बनाता है।
अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट केबल्स आर यूज्ड फॉर 132 किलोवोल्ट लाइंस, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स। अगले क्वेश्चन में कहता है विच स्पेसिफिकेशन इज अदर देन जनरल स्पेसिफिकेशन, तो ये होता है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होता है वो जनरल स्पेसिफिकेशन से अलग होता है। ये अगला क्वेश्चन सिविल वालों का है व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय अ गुड बिल्डिंग स्टोन, तो जो अच्छा बिल्डिंग स्टोन है उसको 5% से कम वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है व्हाट इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है कि अगर कोई फीड किसी सब्सटेंस को हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में लग दिया तो उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना डेवलप होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। अगर उसी को आप डिवाइड कर दीजिए वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ तो उसको हम बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो रबर की रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये होती है 2 और 3 के बीच में। तो ये इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ये ट्रेड स्पेसिफिक है। बाकी जो इसके बाद के जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है ये हम अपने पार्ट 2 में करेंगे। इसी तरह के हमारे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, हमने एक मॉक टेस्ट भी लॉन्च किया है जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आगे अपनी तैयारी जान सकते हैं। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट्स भी निकाला हुआ है, उसकी वीडियो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसको आके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।